नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्री में काम करती है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2500 करोड़ के आसपास का है और साथ ही कंपनी कैश रिच भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। जानेंगे इससे रिलेटेड वो सभी डिटेल्स जिससे कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको ज्वाइन करके आप शेयर मार्केट के रेगुलर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पा सकते हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एक वाइड रेंज ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज को सप्लाई करने का काम करते हैं, जिसकी ये डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग का काम करते हैं। और देखा जाए तो ये डिफेंस सेक्टर में 5 मेजर प्रोडक्ट कैटेगरी ऑफरिंग करते हैं, जैसे डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन एंड नीश टेक्नोलॉजी है। और साथ ही ये क्रिटिकल इमेजिंग कंपोनेंट्स के इंडिया में सिंगल सप्लायर है और इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है महाराष्ट्र में। और देखा जाए तो इनका ज़्यादा क्लाइंट्स गवर्नमेंट कंपनीज है, तो ऐसे में ये अपने सभी डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट को ही सप्लाई करते हैं। तो ऐसे में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एक ऐसी कंपनी जिसका ज़्यादा क्लाइंट्स गवर्नमेंट कंपनीज है और ऐसी कंपनीज का आगे चल के क्या फ्यूचर हो सकता है। अब अगर बात करें इस कंपनी से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इनका एक बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जो ये ऑफर करते हैं। और जून 2021 के हिसाब से इनके 34 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो इनका बहुत ही डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि इन्हें कोई एक प्रोडक्ट से नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोडक्ट से रेवेन्यू आता है। अब अगर हम इनके दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है इनका स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब क्योंकि ये इतने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं जिसमें बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है, जिसके वजह से इनका R&D बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और क्योंकि ये डिफेंस के लिए काम करती है तो इसलिए इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा ये ऐसी बहुत कम कंपनी में से एक है जो इतनी हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स को डेवलप करने का काम करती है, क्योंकि ये सभी कंपोनेंट्स बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और ये सभी कंपोनेंट्स की मशीन को डेवलप करने के लिए इनका एक इन हाउस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, जहाँ पे ये डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी मशीन्स को डेवलप करते हैं, जैसे कि डायमंड ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग मशीन। इवन इनका एक बेनिफिट्स ये भी है कि इनके क्लाइंट लिस्ट में कुछ बहुत ही नामी लोगों के नाम आते हैं, जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही कंपनीज आते हैं। और इनका ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट टर्म्स एंड उससे रिलेटेड डिफेंस रिलेटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आता है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, इनके क्लाइंट बेस में भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड, TCS, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एटसेट्रा है। अब ये तो बात हो गई इस कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात करते हैं इस कंपनी से रिलेटेड कुछ रिस्क के बारे में। तो सबसे पहला रिस्क इस कंपनी पे ये है कि इनका ज़्यादा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ डिफेंस इंडस्ट्री से आता है। तो ऐसे में इनका नंबर ऑफ ऑर्डर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के तरफ से बजट में कितना एलोकेशन मिलता है, क्योंकि अगर एलोकेशन ज़्यादा होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे, और अगर बजट ऑफ एलोकेशन कम होता है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो सकते हैं। तो ऐसे में ये कंपनी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है ऑर्डर को लाने के लिए, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू को देखें तो गवर्नमेंट से आने वाला रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। और अगर 2021 का रेवेन्यू देखा जाए तो ऑलमोस्ट 72 करोड़ का रेवेन्यू आया है, यानी कि 50% से ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट से आया है। वहीं अगर हम ऑर्डर बुक वैल्यू देखें तो वहां पे भी गवर्नमेंट की टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू जून 2021 के हिसाब से 130 करोड़ है। इनका एक और मेन रिस्क है कंसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में इनका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव रहा है और साथ ही कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी पिछले 3 साल में नेगेटिव ही रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो रहने का मेन रीजन हो सकता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू में चेंज होते रहने की वजह से, लेकिन वहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसका मेन रीजन है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के वजह से।
तो देखा जाए तो इन्हें अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत सारी ह्यूज वर्किंग कैपिटल की जरूरत रहती है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनका 2021 में जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ था उसका 112% तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरा करने में चला गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। इससे हमें यह समझ में आता है कि कंपनी के पास जितना भी रेवेन्यू आ रहा है सारा का सारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में जा रहा है। सो फ्रेंड्स, कंपनी की इनिशियल रेशियो की बात करें तो मार्केट कैप देखें तो 2506 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। वही शेयर का करंट प्राइस है यहाँ पे अभी चल रहा है आज के रेट में 643 का। स्टॉक पी देखें तो 76.3 है। वही इंडस्ट्री पीई देखें तो इसका 36 है। तो स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से लगभग डबल से हल्का सा ऊपर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक पी यहाँ पे वैल्यूएशन, ये जो वैल्यू है जो ये दिख रहा है स्टॉक पी, ये अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर है, तो महंगा तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है। पीवी की रेशियो की बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 6.63 है। और इसका इंडस्ट्री पीवी जो रेशियो है, इंडस्ट्री का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो होता है लगभग 5 पॉइंट समथिंग का है। तो अपने इंडस्ट्री पीवी से प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग हल्का सा ऊपर ज्यादा ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसे पर्टिकुलर इसको देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू को अगर कंपेयर करते हैं देखते हैं तो ये कहीं ना कुछ महंगा तो देखने को मिल रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू हालांकि इंडस्ट्री के पीवी से ज्यादा महंगा नहीं है, वहां पे हल्का सा ही ऊपर है। लेकिन पर्टिकुलर सिर्फ इसकी बात करते हैं इस स्टॉक की कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, पीवी रेशियो क्या है, तो ये कहीं ना कहीं लगभग 6.5 गुना ज्यादा महंगा मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन महंगा समझ में आ रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0 है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है। आगे आपको स्टॉक में स्प्लिट देखने के लिए जरूर मिलेगा। ईपीएस की बात करें तो 8.5 के आसपास का ईपीएस है, जो कि मैं इसे खास नहीं कहता, ना ही मैं इसे कुछ खास समझूंगा। वही आरओसी की बात करें तो लगभग 12 समथिंग परसेंट का, 12 समथिंग परसेंट का आरओसी है, जिसे आप ओके कह सकते हैं। आरओई की बात करें तो लगभग 9 समथिंग परसेंट का, 9.25% का इसका आरओई है, जो कि इसे भी आप ओके कंसीडर कर सकते हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 22.5% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है, जो कि अच्छा सेल्स ग्रोथ कहा जा सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये 52% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि इसे भी अच्छा काफी अच्छा इसे कहा जा सकता है या कंसीडर कर सकते हैं। कैश की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 76 करोड़ का कैश है। वही अगर डेट की बात करते हैं तो 31 करोड़ के आसपास का डेट है। तो आप देख सकते हैं कंपनी पे डेट कम है और जितना डेट है उससे डबल कंपनी के पास कैश है। तो कंपनी एक तरह से आप इसे कह सकते हैं डेट फ्री कह सकते हैं, टेक्निकली नहीं बट एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास जितना डेट है उससे ज़्यादा कंपनी के पास कैश है। तो कंपनी कभी भी अपने कैश को यूज करके डेट को खत्म कर सकती है। हालांकि वो करती है कि नहीं करती वो अलग बात है, लेकिन आप इसे सिंपल और सीधी बातों में आप इसे ये कह सकते हैं कि लो डेट कैश रिच कंपनी इसे कहा जा सकता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 59% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा प्रमोटर होल्डिंग यहाँ देखने को मिल रहा है। जनरली कहा जाता है या देखा जाता है कि 40% से ऊपर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आइए सिंपल सीधी बातों में देखते हैं कि कंपनी में क्या अच्छा है और क्या खराब है। तो पहले बात करते हैं अच्छी की, तो कंपनी कैश रिच है, एक अच्छी बात है, और डेट कम है कंपनी के पास, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये जो 4 रेशियो हैं ये आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ओके से क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आरओसी ओके कहा जा सकता है, ओके कंसीडर कर सकते हैं, आरओई यहाँ पर ओके कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू भी इंडस्ट्री की पीवी से ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन बुक वैल्यू से अगर कंपेयर करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू को तो कहीं ना कहीं 6.5 गुना ज्यादा तो महंगा तो है, तो दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। खैर, आप इसे अच्छा कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आप इसे नेगेटिव भी मान सकते हैं, पॉजिटिव मान सकते हैं। खैर, इसे बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 चीजें अच्छी मिल रही है, ये 4 चीजें आपको यहाँ पे अच्छी मिल रही है और इन 2 चीजों को आप ओके कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दिक्कत वाली क्या बात है। तो स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से डबल से ज्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ये एक दिक्कत वाली बात है। स्टॉक पी जितना नीचे मिलता है, जितने अपने इंडस्ट्री पी के पास या उससे कम मिलता है, उतनी अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपका लगभग 6.5 गुना ज्यादा महंगा मिल रहा है, 6.5 गुना ज्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी एक दिक्कत वाली बात है। डिविडेंड यहाँ पे कुछ खास नहीं है, जीरो, खास क्या जीरो है। ईपीएस यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और एक दिक्कत वाली बात है कि डेट कंपनी के ऊपर है, बट आप इसे अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि कंपनी पर बहुत छोटा डेट है। तो इनिशियल रेशियो की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ ओके साथ देखने को मिल रहा है, वैसे बहुत कुछ दिक्कत वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन
इतने पे डिसीजन नहीं लेंगे, इतने पे अपना डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आगे चलते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फाइल देखते हैं। तो यहाँ पर अगर सेल्स देखें तो सेल्स पिछले 2019 से आपका 2022 तक में बात करें तो सेल्स यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर एवरेज निकाल के देखें तो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं हुआ है, कभी कम हुआ है बीच में, जो कि 2020-21 जो कि पैंडेमिक का टाइम था, हल्का सा कम हुआ, बहुत कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ। सेल्स कंपनी का सेल्स बना रहा, कंपनी का ओके ओके बना रहा, हल्का सा चेंज तो आया ही था, बट वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एवरेज निकाल कर देखें तो कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। वही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी एक अच्छी बात है। अदर इनकम की बात करें, हालांकि इस तरह की कंपनियों में अदर इनकम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता देखना, बट फिर भी देखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखा जा सकता है। ये भी कुछ ना कुछ आपके इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ रोल तो करते ही पूरा निभाती हैं। तो अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें कि फाइनली कंपनी को कट कटा के क्या मिला, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखते हैं तो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो फाइल है यहाँ पे तो सब कुछ ओके ओके सा, सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। तो कंपनी का रिजर्व देखें तो रिजर्व यहाँ पे कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का रिजर्व ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते रहना चाहिए। वही कंपनी का कर्ज की बात करें तो ये कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले 3 साल से कंपनी का इंक्रीज हो रहा था, बट इस बार कंपनी ने अपने कर्ज को अच्छा खासा कम कर ली और काफ़ी डाउन करके ले आए। आप देख सकते हैं 104 करोड़ से सीधे 31 करोड़ पे आ गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने अपने कर्ज को सडनली बहुत ही तेजी से कम किए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन आगे चलते इसमें एक चीज़ और देखते हैं, इन्वेंट्री देखते हैं। इन्वेंट्री अगर देखें तो इन्वेंट्री यहाँ पे कंपनी का भी ठीक ठाक यहाँ पर है। हालांकि इन्वेंट्री ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं होता, जितना कम हो उतनी अच्छी बात है, या फिर कम भी नहीं। इन्वेंट्री कैसा होता है कि ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा होना चाहिए, एक एवरेज में होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसा कुछ चेंजेस इन्वेंट्री देखने को नहीं मिल रहा, एक आसपास फिक्स नंबर के आसपास ही घूमता हुआ देखने को मिला, जो कि 60 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है इन्वेंट्री, लेकिन इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर इन्वेंट्री तेजी से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो उसके बाद और आगे चल के देखते हैं कंपनी का, तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं ट्रेड रिसीबल। ट्रेड रिसीबल देखिए तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, और यहाँ पर लास्ट ईयर आपका यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है ट्रेड रिसीबल। फ्रेंड्स ये एक दिक्कत वाली बात है। ट्रेड रिसीबल क्या है कि क्लाइंट से जो पैसे आने हैं कंपनी को वो अभी तक नहीं आए हैं, तो ये आपका कंटिन्यूअस होल्ड पे जाता जा रहा है और इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत वाली बात है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने पर या ट्रेड रिसीबल आपके टोटल एसेट से 20% के आसपास अगर पहुंच जाता है ट्रेड रिसीबल या फिर उससे ऊपर, तो अच्छी खासी परेशानी वाली बात बनने लगती है, दिखने लगती है कंपनी में कि कंपनी का ट्रेड रिसीबल बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ज़्यादा हाई ट्रेड रिसीबल नहीं होना चाहिए, वो जितना लो हो, जितना कम हो ट्रेड रिसीबल उतनी अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का ट्रेड रिसीबल इंक्रीज होता हुआ ही देखने को मिल रहा है। और ट्रेड रिसीबल में एक और क्या दिक्कत वाली बात होती है कि ये कुछ पक्की बात नहीं होती है, श्योर बात नहीं होती है कि कंपनी को इसके क्लाइंट से पैसे जो आने हैं वो आके ही रहेंगे। हो सकता है ना भी आए, हो सकता है 50% आए, हो सकता है 70% आए, कोई भी परसेंटेज हो सकता है आने का, या फिर सभी के सभी आए, ये भी कोई जुड़ता है। कुछ कुछ पूरी तरीके से ना भी आए तो ये भी हो सकता है। तो ट्रेड रिसीबल फ्रेंड्स जितना कम हो, कम होता रहे कि कम रहे उतनी अच्छी बात है। तो बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर ट्रेड रिसीबल ही एक सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। और इसमें जो कर्ज है कंपनी ने, कर्ज को अपनी कंपनी ने अच्छा खासा बहुत तेजी से मार्च 2022 में कम किया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो बैलेंस शीट को अगर कहें तो आप इसे ओके कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड रिसीबल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई है और डेट कंपनी ने अपने अच्छा खासा कम किया है, जो कि ये दोनों चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट में देखने के लिए। खैर आगे चलते हैं और कंपनी का देखते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। तो नेट कैश फ्लो अगर देखें तो नेट कैश फ्लो देखें तो कंपनी का नेट कैश फ्लो अभी मार्च 2022 में माइनस में चल रहा है, जो कि एक परेशानी की बात है। कंपनी का नेट कैश फ्लो ऐसे माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अच्छी बात होती है, या फिर वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता जाए तो अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स
लास्ट ईयर मार्च 2022 में, अभी लास्ट ईयर नहीं सॉरी मार्च 2022 में कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस में चल गया, जो कि एक परेशानी की बात है। तो फ्रेंड्स अगर इसे फाइनेंशियली अगर बात करें तो कैश फ्लो में एक दिक्कत वाली बात है, बैलेंस शीट में ओके कंसीडर किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस फाइल यहाँ कंपनी का ओके देखने को मिल रहा है और कंपनी का इनिशियल रेशियो यहाँ पर ओके देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का अगर सिंपल और सीधी बातों में कहूँ कि कंपनी का जो ये नंबर है, फाइनेंशियल नंबर, इनिशियल रेशियो जो है, ये अगर ये सारे नंबर्स को देख के एक ही चीज़ है कि कंपनी ओके आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कंपनी में जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात देखने को मिली है। वो है बैलेंस शीट में उसका ट्रेड रिसीवेबल, जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात समझ में यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल इतना हाई है और वो पैसे सभी आएंगे और वो कब आएंगे नहीं आएंगे ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं होता है ट्रेड रिसीवेबल में। तो वो एक सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स जितना भी हमने इस कंपनी के बिजनेस को समझा है, हमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मोट नजर नहीं आ रहा है। तो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना बेकार हो सकता है और यहाँ पर मेरा लॉन्ग टर्म से मतलब है कि 10 से 20 साल। सो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा डिस्कशन और आपके पर्सनल ओपिनियन में ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और साथ ही आपके नज़र में कोई और स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो आप उस स्टॉक का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें।